नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप। आशा है कुशल मंगल होंगे। नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ आज हम आपके महत्वपूर्ण टॉपिक आलू में लगने वाला जो आजकल चल रहा है ब्लाइट डिसीज यानी झुलसा रोग की बात करेंगे दोस्तों। मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजरज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम अपने चैनल पर आलू से संबंधित आजकल फसल की पूरी तरह से देखभाल एक सीरीज में चल रहे हैं। हम शुरुआत में हमने जिस तरह से बुवाई की बात बताई थी, हमारे वीडियो है चैनल पे हैं। उसके बाद धीरे धीरे हमने पहला पानी, दूसरा पानी, खाद और सूक्ष्म आंतरिक तत्वों का प्रयोग किस तरह करते हुए बताते चल रहे हैं। और इन दिनों जो प्रकोप ज़्यादातर देखा गया है आलू की फसल पर वह है ब्लाइट डिसीज का। तो ब्लाइट डिसीज की अगर हम बात करें दोस्तों, इसको झुलसा रोग भी कहते हैं। और ये जो है अल्टरनेरिया सोलेनाई एक फंगस होता है। बहुत से मैं आपको दे दूँ, यूट्यूब पर आपको तमाम ज्ञानी मिल जाएंगे, लेकिन वो भी अपने पढ़कर या जैसे भी अनुभव के हिसाब से आपको देंगे। लेकिन साइंटिफिक तरीके से क्या होता है वास्तव में, कैसे रोग फैलता है, क्या इसकी अनुकूल परिस्थितियां हैं, ये मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी और शिमला यूनिवर्सिटी के रिसर्च पेपर के आधार पर आपको बता रहा हूँ। तो पहले तो ये जान लीजिए कि जो रिसर्च पेपर के आधार पर जो साइंटिस्ट रिकमेंड करते हैं वो बताऊंगा। दूसरा, मैं कुछ कंपनियों के फंगीसाइड्स के बारे में बताऊंगा। पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि मैं किसी कंपनी को रिकमेंड नहीं करता। मैं केवल उसके अंदर पाए जाने वाले टेक्निकल यानी कि उसके अंदर उसका जो कंटेंट होता है उसके बारे में बताऊंगा, जो कि किसानों की सुविधा के लिए कौन कौन कंपनी उस तरह को बना के दे रही है उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर क्या है आपका झुलसा रोग। तो अल्टरनेरिया सोलेनाई जो होता है उसमें अगैती झुलसा जो लगता है वो टोमेटो फिला नामक जो है इसका ये फंगस है उसकी वजह से फैलता है। और ये जो अगैती झुलसा है वो दिसंबर के महीने में शुरुआती दिनों में फैल जाता है। इसका अनुकूल तापमान जो है अगर हम बात करें तो 24 से लेकर के 29 डिग्री सेल्सियस का तापमान है। यानी कि ये वो दिसंबर में जो तापमान है उसमें ये फैलता है। इसके जो लक्षण हैं वो ये हैं कि अगैती झुलसा के अंदर जो पत्तियां हैं नीचे वाली पत्तियों के नीचे से गोल गोल धब्बे पड़ना प्रारंभ होते हैं और धीरे धीरे वो पूरे तने को काले काले धब्बे बनने जाते हैं और तना पूरा घिरता चला जाता है। और अगर उस पर हम ध्यान नहीं दें, उसका कोई उपचार न करें, तो धीरे धीरे तना पूरे पौधा जो है मर जाता है। और इसका असर ट्यूबर पर भी पड़ता है। ट्यूबर भी छोटे रह जाएंगे, गुल्ला साइज हो जाएगा और जो है आपका ट्यूबर बड़ा नहीं होगा और उसमें दाग भी पड़ सकते हैं दोस्तों। अब बात करें पिछैती झुलसा। अब समय जो है पिछैती झुलसा का जो अनुकूल तापमान है वो 12 डिग्री से 18 डिग्री सेल्सियस है। और इसका फैलने का जो अनुकूल परिस्थितियां हैं वो है नमी तो दोनों ही, यानी फंगस कोई भी किसी भी प्रकार का फंगस हो दोस्तों वो नमी में ही फैलता है और तापमान उसको अनुकूल जब मिल जाता है तो वो बहुत तेजी से फैलता है। पिछैती झुलसा जो होता है वो आपका पत्तियों के अग्रभाग से स्टार्ट होता है, यानी पत्तियों के जो अगला भाग है वो काला काला पड़ता जाता है और धारियां धीरे धीरे बड़ी होती चली जाती हैं। फिर वो अलग अलग धारियां, अलग अलग धब्बे होंगे, वो धब्बे फिर मिल जाएंगे। मिलने के बाद पत्तियां पूरी तरह से काली पड़ जाएंगी, मुरझा जाएंगी और धीरे धीरे पूरा पत्ता बहुत जल्दी लगभग 1 हफ्ते में ही पूरी फसल आपकी नष्ट हो सकती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पिछैती झुलसा लेट ब्लाइट इज द वेरी डेंजरस फॉर पोटैटो क्रॉप्स, यानी कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और फिर इसमें भी अगर आपका जिस साइज में आलू रह गया उसी साइज में रह जाएगा और आलू की क्वालिटी भी खराब हो जाएगी। ये ओमिसाइकेट्स होते हैं, फाइटोप्थेरा ओमिसाइकेट्स। इसकी ये भी क्या है, अल्टरनेरिया सोलेनाई का ही एक उसका ही रिश्तेदार है और उसी की वजह से ये फैलता है। दोस्तों, किसी भी बीमारी के उपचार के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उसका कारण जान लेना। कोई भी आपको पत्ती देख करके, जड़ देख करके बता दे कि ये बीमारी है लगा दो, तो वो नहीं करना है आपको। और बहुत सारी चीजों का प्रयोग भी नहीं करना है। एक बात का विशेष ध्यान रखें किसान भाइयों कि अगर आपने उसके जो है सुरक्षा की दृष्टि से अगर कोई फंगीसाइड आपकी आलू की फसल पर स्प्रे किया है, हल्का फंगीसाइड आपने ज़्यादातर मैंकोजेब वगैरह का हम करते हैं, तो बार बार एक ही फंगीसाइड का रिपीट करके प्रयोग नहीं करना है। क्या होता है कि फंगस हो, चाहे कोई बैक्टीरिया हो क्या या कोई वायरस हो,
वो सभी प्रकार के, हम भी, हमारी बॉडी भी, अगर हम एक ही प्रकार की दवाई का बार बार प्रयोग करते हैं तो हमारा वो वायरस, वो कीट, वो रोग, वो फंगस, उसके प्रति जो है कहेंगे कि वो अनुकूलता धारण कर लेता है, वो उसके संवेदनशीलता नहीं रहती उसकी, और वो उससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। कहते हैं ना कि जब धीरे धीरे बॉडी अनुकूल हो जाती है तो उसकी बॉडी भी उस फंगीसाइड के प्रति या उस इंसेक्टी दवा के प्रति अनुकूल हो जाती है। तो हमें एक ही खेत में बार बार एक ही दवाई का प्रयोग नहीं करना है, विशेष ध्यान रखने वाली बात है। दूसरी बात अगर हम बात करें कि अब पत्तियों के सिरे मुड़ते मुड़ते पौधा पूरी तरह से झुलस गया, पूरी तरह से खत्म हो गया, दो कंडीशन है। अब हम इसका उपचार कैसे करें? आप किसी भी दुकानदार के पास जाएंगे, दुकानदार 4-5 तरह की दवाई दे देगा, इंसेक्टिसाइड दे देगा, और कभी कभी तो वो आपके साथ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स या और भी न्यूट्रिएंट्स, अमीनो एसिड वगैरह दे देगा आपको, आप मिला के सब डाल देते हैं टंकी में। कल मेरे पास एक मेरे रिश्तेदार आए और वो बड़े घबरा रहे थे। क्या हुआ कि उन्होंने दुकानदार से जल्दी जल्दी लिया, ट्रैक्टर की टंकी में सारे, वो बड़ी वाली टंकी 1000 लीटर की में सारे पुड़िया पाउच खोल करके उन्होंने डाल दिए और स्प्रे करा दिया। अब वो वहां से सारे पाउचों को इकट्ठा करके अपने घर ले आए। घर ला के देखते हैं तो उसमें एक 500 ग्राम का 2,4-D का पाउच मिल गया और वो घबरा गए, उनकी हालत बहुत खराब थी, क्योंकि 2,4-D तो जो है खरपतवार नाशक होता है। अब मैंने उनको समझा, बोले अब इसका क्या उपाय करें, वो उपाय मैंने बताया। लेकिन दोस्तों, कोई भी स्प्रे करने में, इससे मैं ये बात बताने का मेरा मकसद ये है कि किसी भी प्रकार की स्प्रे करने में बिल्कुल भी मिलाने में जल्दबाजी न करें। सारे घोलों को आपको अलग अलग 2-3 तरह के, अगर आपके पास सिस्टमिक फंगीसाइड है या आपका कॉन्टैक्ट फंगीसाइड है या सिस्टमिक एंटीबायोटिक है, इन दवाओं का पहले अलग अलग घोल बनाएं। अलग अलग घोल बनाने के बाद जब स्प्रे करने आप जा रहे हैं, टंकी में पहले आपने पानी भर लिया है, उसके बाद उस घोल को मिलाते जाएंगे। एक घोल डालेंगे, उसको ढंग से मिलाएंगे, उसके बाद दूसरा घोल डालेंगे, उसको ढंग से मिलाएंगे, फिर जो भी आपका है अलग अलग घोल डालेंगे। अगर आपके फसल निरोगी है, आपने केवल उसके सुरक्षा की दृष्टि से कोई भी फंगीसाइड का स्प्रे किया है, उसके साथ आप माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी ले सकते हैं और दूसरी चीजें भी ले सकते हैं। अगर रिकमेंड कर रहे हैं, बेहतर होगा आप सबका थोड़ा थोड़ा सा लेकर के घोल 10-15 मिनट पहले आप रख दें और जांच लें कि वो घोल फट तो नहीं रहा है या उसका कलर चेंज तो नहीं हो रहा है, पीएच चेंज तो नहीं हो रहा है। वरना पीएच चेंज, कलर चेंज का मतलब होता है उसका पीएच चेंज होना, यानी कि वो एसिडिक नेचर का है तो बेसिक नेचर में कन्वर्ट होना या न्यूट्रल होना। उसकी वजह से आपके फसल पर जो फायदा या नुकसान होना चाहिए वो कुछ भी उसका फायदा नहीं होगा। यानी कि नुकसान की तो हम बात ही नहीं करेंगे, जो फायदा के लिए आप छिड़क रहे हो वो फायदा आपको नहीं होगा। इसलिए जो आपने छिड़का है, स्प्रे किया है, उसको वो बेकार चला जाएगा। बार बार मेरे पास बहुत सारे लोग, आप लोग प्रश्न करते हैं, मैंने कई वीडियो में क्या चीज नहीं मिलानी चाहिए, क्या मिलानी चाहिए, वो भी बता चुका हूं। अब आपका पौधा थोड़ा थोड़ा लक्षण आपको रोग के दिखाई देने लगे हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या कर रहे हैं, कि जैसे ही आपने देखा कि अब जो समय है वो लेट ब्लाइट का, यानी पछेती झुलसा का समय है, उसमें थोड़े थोड़े लक्षण आप डेली फसल को एक बार निरीक्षण करें। बेहतर उपाय यही है कि फसल का निरीक्षण करते रहें, क्योंकि इन दिनों में जिस तरह से कोहरा फैल रहा है, पर्याप्त नमी है वातावरण में, बहुत तेजी से फैलता है और आपको शुरुआती लक्षण दिखाई देते हैं। तो शुरुआती लक्षण में आप मैंकोजेब, प्रोपिनेब, क्लोरोथेनोनील और इस तरह के हल्के फफूंदी नाशक का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी मात्रा भी अगर कम लेंगे, 500 ग्राम प्रति एकड़ से 800 ग्राम प्रति एकड़ लेंगे तो भी जो है पर्याप्त होगी। परंतु यदि जो है रोग फैल चुका है पूरी तरह से, तो आपका इन फंगीसाइड से काम नहीं चलेगा। अगर शुरुआती लक्षणों में आप मेटालेक्सिल, मैंकोजेब का जो बार बार मैं बताया है उसका भी अगर आप स्प्रे कर देते हैं। दोस्तों, एक चीज और, मात्रा का ध्यान कैसे रखना है? मात्रा का ध्यान रखना है आपकी फसल की, जो है आपके पौधे की साइज से। आपके पौधे की बड़ी बड़ी बेल है, आपके बड़ा बड़ा पौधा है, जगह नहीं है, तो उसके लिए मात्रा भी आपको बढ़ानी पड़ेगी और पानी भी उसमें बढ़ाना पड़ेगा। अब जो है पछेती झुलसा के लिए जो भी स्प्रे करें आप, पहले हमने 200 लीटर, 150 से 200 लीटर पानी के लिए रिकमेंड किया था, तो अब आपको करीब करीब 300 से 400 लीटर पानी लेना है और नोजल को इस तरह से रखना है, पहले ऊपर से एक बार स्प्रे कर दिया, उसके बाद नोजल नीचे से भी उसको ढंग से स्प्रे करना है, जिससे पत्ते की निचली सतह पर जहां पर आपके फंगस होता है वो भी पूरी तरह से भीग जाए। यानी कि एक बार नोजल को ऊपर से स्प्रे करना है और एक बार नीचे से स्प्रे करना है। इस तरह से आपको स्प्रे में ध्यान रखना है। 400 लीटर पानी देने का मकसद ही हमारा ये होता है। अब जब पूरी तरह से फसल पर झुलसा आ गया है, तो आपको थोड़े से स्ट्रॉन्ग फंगीसाइड, यानी कि बहुत अच्छे आपको जो है कंटेंट लेने पड़ेंगे। उसका जो आपको उसमें आप ले सकते हैं सिंजेंटा का एमस्टार टॉप।
इसमें इसमें जो होता है वो एजॉक्सीस्ट्रोबिन 18% होता है और डाइफेनोकोनाजोल होता है इसके अंदर। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो स्ट्रॉन्ग फंगिसाइड है और इसका उपचार कर सकता है। अगर हम मात्रा की बात करें तो मात्रा आपकी फसल के हिसाब से होगी, यानी बहुत बड़ी बड़ी आपकी आल है, आलू के पौधे हैं, तो आपको 150 से 200 ml तक भी लेना पड़ेगा। और अगर हल्का छोटा ही पौधा है तो 100 ml में भी आपका काम चल जाएगा। तो 100 से लेकर के 200 ml प्रति एकड़ 400 लीटर 300 से 400 लीटर पानी में घोल करके अच्छी तरह से आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा आप अडामा कंपनी का कस्टोडिया ले सकते हैं, कस्टोडिया नोटिवो कस्टोडिया के अंदर जो होगा वो एजॉक्सीस्ट्रोबिन होगा 11% और ट्यूबिकोनाजोल होगा इसके अंदर 18.3%। ये जो है WWSC की फॉर्म में आता है और इसको आप जो है इसकी अगर मात्रा की बात करें तो आप इसकी जो है 200 से 250 ml प्रति एकड़ में इसकी मात्रा 400 लीटर पानी 300-400 लीटर पानी में स्प्रे कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा फंगिसाइड है, इससे भी जब झुलसा आ चुका है तो उसका उपचार हो जाएगा दोस्तों। अगर अब इसके अलावा आप ये नहीं मिल रहा है तो आप तीसरा अडामा कंपनी का वायर, अडामा का मैंने बता दिया कस्टोडिया, वायर कंपनी का ले सकते हैं नोटिवो के अंदर जो होता है दोस्तों वो ट्यूबिकोनाजोल 50% होगा और ट्राई फ्लॉक्सी स्ट्रोबिन 25% WGA पाउडर की फॉर्म में आता है। 500 ग्राम की थैली 1 किलो की थैली आपको मिलेगी। ये इसकी जो मात्रा है आपको वो लेनी होगी 250 से मतलब इसकी मात्रा 120 से 150 ग्राम या 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और ये भी आपको लेनी है वही 300 से 400 लीटर पानी में घोल करके पहले एक बार ऊपर से बढ़िया तरह से स्प्रे करना है, उसके बाद नीचे से स्प्रे करना है। और अब आप क्या देखेंगे कि आप फसल का निरीक्षण लगातार करते रहेंगे। इन सभी फंगिसाइडों को का असर जो है 2 या 3 दिन में आपको फसल पर दिखाई देगा। तो फैलना तो रुक ही जाएगा। अगर पत्ते पूरी तरह से जल गए, डंठल पर भी असर आ गया है तो इसको नहीं रोक सकते, लेकिन फिर भी अगर पत्तों पर पूरी तरह है, डंठल भी उसमें बचा हुआ है, तो आपकी फसल में आगे से फैलना रुक जाएगा, इस रोग का निदान भी हो जाएगा और धीरे धीरे करके नए पत्ते उस पर आना शुरू हो जाएंगे दोस्तों। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना है, किसी भी प्रकार के जो है माइक्रोन्यूट्रेंट्स का या खाद का या NPK या कोई भी जो है अमीनो एसिड वगैरह यूज करते हैं आप, या कोई भी PGR प्लांट ग्रोथ हार्मोन यूज करते हैं, उसका प्रयोग जब रोग आ चुका है तो बिल्कुल भी नहीं करना है। और कीटनाशक के प्रयोग की भी शायद आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर कीड़ा है, गिडार है तो कीटनाशक का प्रयोग करना है, अदरवाइज इस पर भी कीटनाशक का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि कुछ कीटनाशकों का इस तरह का जो है कंटेंट होता है, उसके अंदर ऐसा फॉर्मूला होता है कि फंगिसाइड के असर को भी कम कर सकता है। वैसे जब जो स्ट्रॉन्ग फंगिसाइड आप यूज करते हैं ये कीड़ों को भी अपने आप मार देते हैं दोस्तों। तो इस तरह से आपके की समझ में आ गया होगा, मात्रा भी समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं लगभग सभी लोगों का जवाब देता हूं। और मुझे खुशी है कि बहुत सारे किसान रेस्पॉन्स देते हैं, मेरे व्हाट्सएप पर मुझे धन्यवाद देते हैं, मुझे खुशी मिलती है दोस्तों। आप अपनी फसल की बेहतर सुरक्षा बनाए रखिए, ऐसे मौसम में फसल की रोजाना देखभाल करते रहिए और बेहतर उत्पादन आप प्राप्त करिए। एक बात और, बदल बदल कर फंगिसाइड का प्रयोग करें और अगर कोई भी रोग नहीं है तो एक बार कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का भी आप एक सुरक्षा की दृष्टि से प्रयोग कर लीजिए। उसमें कॉपर होता है, माइक्रोन्यूट्रेंट का भी काम करता है और इंसेक्टिसाइड का भी उसमें काफ़ी जो है इंसेक्टिसाइड का भी काम करेगा। तो इस तरह से आपकी फसल की बेहतर सुरक्षा हो सकती है दोस्तों। वीडियो कैसा लगा आपको बिल्कुल बताइएगा मुझे, और अपने किसान दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। आपका दिन शुभ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे।